नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। परंपरा के हिसाब से दिसंबर का पहला शुक्रवार, तो फिर ट्रू क्राइम। तो इस बार हमने सोचा कि जो सबसे ज्यादा सनसनी मचाए हुए हैं हिंदुस्तान में, उसी केस के बारे में बात की जाए। शायद आप सबको पता हो, शायद टुकड़ों में पता हो, शायद ना पता हो। तो फिर मैं किस्सा सुना देती हूँ, मैं इंसिडेंट बता देती हूँ। चलिए, तो इस केस का है, ये श्रद्धा आफताब केस है। आई थिंक अभी इंडिया में बड़ी ही सनसनी मचाए हुए है सब जगह, तो सोचा इसी को कवर किया जाए। चलिए तो किस्सा सुनाते हैं। श्रद्धा एक छोटे परिवार से थी। माँ बाप, भाई और फादर की मदर के लोग साथ में रहते थे। 2016 में श्रद्धा की कुछ खास फादर से जमती नहीं थी। 2016 में माँ जो हैं अलग घर में बच्चों के साथ शिफ्ट हो गई थी, और जो पिताजी हैं वो अपनी मदर के साथ अलग रहते थे। श्रद्धा मुंबई खास में नहीं रहती थी, आउटस्कर्ट्स में किसी छोटी जगह पे रहती थी। ऑनलाइन चैटिंग में इन्होंने आफताब से इनका कांटेक्ट हुआ। दोनों ने बातचीत करी, थोड़ी दोस्ती जैसी हो गई, बातचीत चलती रही। चांस की बात यह थी कि 2018 में श्रद्धा मुंबई शिफ्ट हुई, और उधर आफताब जो वसई में रहता था वो भी खास मुंबई में आ गया, क्योंकि उसके छोटे भाई को नौकरी मिल गई थी मुंबई में कहीं। तो जब ये दोनों मुंबई में थे तो ऑफ कोर्स जब चैटिंग हो रही थी ऐप्स के थ्रू, तो मिलना उचित था, तो दोनों मिले। और फिर दोनों ने कॉल सेंटर को ज्वाइन किया जहां वो दोनों काम करते थे। ऑफ कोर्स ये दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों काफी नजदीक आ गए। इतना नजदीक आ गए कि इन्होंने डिसाइड किया कि ये साथ में रहेंगे। तो 2019 में माँ बाप के अगेंस्ट जाके श्रद्धा ने आफताब के साथ मुंबई में एक छोटा कोई फ्लैट किराए पे लेके वहां वो लोग रहने लगे। तो 2019 में ये लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। ऑफ कोर्स इस बात से आम जो हिंदुस्तानी फैमिलीज होती खुश नहीं होती, तो ये लोग भी खुश नहीं थे, माँ बाप खुश नहीं थे इस बात से। तो ज्यादा करके उनके कॉन्टैक्ट्स काफी कम हो गए। पेरेंट्स को या ब्रदर को जो भी अपडेट्स मिलते थे वो इसके सोशल मीडिया से, क्योंकि ऑफ कोर्स आजकल यंगस्टर्स सोशल मीडिया पे काफी रहते हैं, तो वहीं से अपडेट्स मिल जाते थे। वो लोग उसी से खुश हो लेते थे, क्योंकि श्रद्धा का डायरेक्ट कांटेक्ट खास नहीं था। और कारण ये भी था कि वो लोग इस बात से खुश नहीं थे कि वो आफताब के साथ बिना शादी के रहती है। ऊपर से आफताब मुस्लिम थे, तो वो भी एक बड़ा भारी मुद्दा होता है हिंदुस्तान में। तो 2019 में श्रद्धा को बड़ी इच्छा थी कि आफताब से उनकी हो जाए शादी। कुछ आफताब की ऐसी इच्छा नहीं थी। आफताब को ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि उनकी शादी हो श्रद्धा से, क्या या कि वो अभी कमिटमेंट के ही लिए तैयार नहीं थे। तो ये प्रेशर बहुत रहता था उन दोनों के बीच में, ये एक स्ट्रेस रहता था, क्योंकि श्रद्धा को इच्छा थी, इनको नहीं थी। 2020 की बात है, जब कोविड जोरों शोरों से चल रहा था दुनिया भर में। तो उस कोविड में श्रद्धा की मदर चल बसी। शायद 23 जनवरी 2020 की बात है। वहां कुछ टाइम के लिए श्रद्धा अपने फादर से मिली थी और थोड़ी बहुत बात हुई थी। उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं है। वहीं 30 नवंबर 2020, क्योंकि इन लोगों की लड़ाइयां बढ़ने लगी थी। लड़ाई का बहुत बड़ा कारण ये भी था कि जो आफताब थे वो कुछ काम नहीं कर रहे थे। श्रद्धा काम कर रही थी, लेकिन आफताब नहीं कर रहे थे। और आफताब के तौर तरीके से ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वो कुछ इच्छुक हैं काम करने के लिए। तो मुंबई कोई सस्ता शहर तो है नहीं, तो मुंबई में अगर आपको सर्वाइव करना है तो खाना पीना रहना, उसके लिए खर्चा ज़्यादा होता है। तो एक आदमी के बस से थोड़ा बाहर होता है। और ऊपर से इन लोगों ने क्योंकि गृहस्थी शुरू करी थी, तो घर में कहते हैं कि बड़ा सारा सामान भी लिया, और जैसे सोफा है, सब जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, और वो सब EMI पे ली थी, यानी लोन लेकर के ली थी। तो उसके EMI भी जा रहे थे, यानी मंथली इंस्टॉलमेंट्स। तो वो सब का खर्चा श्रद्धा के सर पे था। ऑफकोर्स श्रद्धा पे प्रेशर ज़्यादा था। तो लड़ाई का कारण ये बहुत बड़ा मुद्दा था। हर वक्त लड़ाई इस बात पे होती थी। लड़ाई जब होती थी तो ऑफकोर्स आफताब शायद गुस्सैल ज़्यादा थे, तो आफताब का हाथ भी उठता था श्रद्धा पे, और कई बार उठा था पहले भी। कभी कभार श्रद्धा ने कुछ दोस्तों से ऐसी बात भी करी थी। 23 नवंबर 2020 को
लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ी और आफ्ताब ने इतनी इनकी पिटाई करी थी कि ये दोस्तों से इन्होंने मदद मांगी थी और ये हॉस्पिटल इनको जाना पड़ा था। तो जब वो हॉस्पिटल में थी तो उन्होंने पुलिस कंप्लेन भी करी थी पहली बार। और विचित्र बात ये है कि पुलिस कंप्लेन में उसने ये लिखा था कि आफ्ताब मुझे एक दिन मार देगा और मेरे टुकड़े करके मेरे बॉडी के टुकड़े इधर उधर फेंक देगा, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। हॉस्पिटल में भर्ती थी तो शायद इनको ये महसूस हुआ कि शायद आफ्ताब के साथ रहना उचित नहीं होगा और इन्होंने डिसाइड किया कि मैं उसे छोड़ दूंगी। इन्होंने तो डिसाइड कर लिया, लेकिन आफ्ताब अलग टाइप के प्राणी थे, नहीं होते। जो लोग को कुछ करना होता है तो उनकी प्लानिंग कुछ अलग ही हिसाब से चल रही होती। कहते हैं आफ्ताब का ऐसा था, शादी तो करनी नहीं थी पर श्रद्धा को छोड़ना भी नहीं था या श्रद्धा को किसी और के साथ भी नहीं देख पाता था। तो जब ये हॉस्पिटल गई और इन्होंने अपना डिसीजन बताया कि भाई वो नहीं आएंगी अब वापस, तो आफ्ताब रोने गाने लगे। बहुत ज़्यादा उन्होंने अपना मतलब अपॉलॉजी, बहुत माफ़ी मांगी और कहा कि वो अपने तौर तरीके बदल देंगे और तरह तरह के वादे किए और यहाँ तक की धमकी भी दी कि भाई अगर वो नहीं आएगी इमोशनल ब्लैकमेल की तो मैं मर जाऊंगा या मैं सुसाइड कर लूँगा। श्रद्धा को लगाव तो था ही, तो श्रद्धा बेचारी पिघल गई और चली गई वापस। बस यही उनकी गलती थी। जब ये वापस शायद पहुंची तभी से मैं तो, मुझे लगता है जितनी भी कहानी मैंने पढ़ी, मुझे ऐसा लगता है तभी से आफ्ताब ने शुरू कर दिया सोचना कि कैसे इससे मुक्ति पाऊं, या मुक्ति ऐसा मतलब कि किसी की ना हो और मेरी तो, मैं तो शादी करूंगा नहीं तो ये किसी और की भी ना हो पाए, क्या ऐसा करूं मैं। तभी से उसका कुछ प्लानिंग शुरू हो गई थी। अच्छा, श्रद्धा को बहुत शौक था अकेले ट्रैवल करने का, घूमने फिरने का, सोलो। तो क्योंकि उनके बीच में थोड़ी दूरियां सी बन रही थी तो श्रद्धा ने कहा कि चलो मैं घूम कर आती हूँ, मैं अकेले जाऊंगी घूमने। इस पे आफ्ताब को थोड़ा टेंशन हुआ कि ये जो अगर अकेले निकली तो शायद वापस ही ना आए, कोई और उसे मिल गया तो शायद चली जाएगी। तो आफ्ताब ने प्रपोजल रखा कि ऐसा करते हैं कि जहाँ तुम अकेले क्यों जाती हो, हम दोनों चलते हैं हिमाचल घूमने के लिए। तो श्रद्धा ने पहले ऑब्जेक्ट किया, लेकिन फिर उसने कहा कि भाई इतने साल रही हो हमारे साथ, इतना टाइम बिताया है तो कुछ टाइम और सही, उसके बाद चली जाना अकेले। श्रद्धा ने सोचा ठीक बात है, क्या फर्क पड़ता है। दोनों हिमाचल गए। अब आफ्ताब की इच्छा थी कि वो हिमाचल में ही इनको खत्म कर दे, क्योंकि यही एक तरीका था जिससे श्रद्धा किसी और की भी नहीं होती है और ये जो दुनिया भर की लड़ाई झगड़े हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं और आफ्ताब को शादी भी नहीं करनी होती श्रद्धा से। यही एक सोल्यूशन उनको समझ में आया था। हाँ, तो ये लोग हिमाचल जाते हैं और वहाँ कोई तोश करके एक जगह है छोटी, वहाँ ये जाके रहते हैं। 3 मई को ईद थी, 3 मई के बाद ये निकलते हैं और 5 मई में तोश हिमाचल में जाके रहते हैं। 10 मई को कहते हैं कि उसने कोशिश भी करी लेकिन मारने की श्रद्धा को, लेकिन कुछ खास कुछ सफल नहीं हो पाया। अच्छा, वहाँ उनको एक व्यक्ति मिला जिससे उनकी थोड़ी दोस्ती हो गई, उसका नाम था बद्री। उससे बातों बातों में ये पता चला कि वो छतरपुर का निवासी था और छतरपुर जो था दिल्ली के पास आउटस्कर्ट्स में, थोड़ा दूर आइसोलेटेड एरिया था। वहाँ पास मेहरौली जंगल भी है आसपास और कुछ लेक वेक भी है आसपास, तो बड़ा अच्छा इलाका है वो। तो इस हिसाब से बता रहा था कि बहुत शांति, वहाँ शोरगुल नहीं है। आफ्ताब सुन रहे थे उसको दूसरे डायरेक्शन में कि अच्छा शांति है वहाँ, तो मैं ये सब कार्यक्रम आराम से कर सकता हूँ। बद्री से ये बात करता है कि हम सोच रहे हैं कि हम दिल्ली ही शिफ्ट हो जाएं क्योंकि दिल्ली में जॉब प्रोस्पेक्ट्स ज़्यादा अच्छे हैं और वहीं कहीं किराए पे रहें, ऐसा सोचता है, ऐसा बोलता है उसको। और यही चीज़ वो श्रद्धा से भी डिस्कस करता है और श्रद्धा को कैसे तो भी कन्विंस कर लेता है कि चलो हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं। दिल्ली शिफ्ट होने से 2-3 कारण थे। एक तो छतरपुर में उनको रहना, दूसरा ये आइसोलेट करना उसको अपनी फैमिली से, फ्रेंड्स से, क्योंकि मैक्सिमम फ्रेंड्स तो सब मुंबई में ही थे। तो जब ऐसा कुछ प्लानिंग होती है तो सबसे पहले आदमी उस व्यक्ति को दूर लेके जाता है। तो यही कुछ इनकी भी कोशिश थी। अब ये दिल्ली आने की बात हो जाती, दिल्ली आते हैं, घर वर खोजने की कोशिश करते हैं। फिर इसी बद्री की मदद से ये छतरपुर में एजेंट्स के थ्रू एक रेंट ले लेते हैं, घर एक खोज लेते हैं और उसको रेंट पे ले भी लेते हैं, शिफ्ट भी हो जाते हैं। अभी आप ये देखिए कि 2022 में 3 मई को तो इनका वो था ईद। 3 मई के बाद ये लोग हिमाचल जाते हैं और हिमाचल में 10 मई में कोशिश करते हैं ये मर्डर करने की, नहीं कर पाते हैं और वही 8 दिन के अंदर अंदर दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं ये लोग।
फटाफट, ज्यादा देर ये करता ही नहीं है। 18 मई को लड़ाई झगड़ा होता है। ये सुनने ये जो कहानियों से ये पता चला कि लड़ाई उस वक्त इसलिए हो रही थी कि मुंबई में जो सामान है वो यहाँ शिफ्ट करेंगे दिल्ली, तो कौन किसके खर्चे पे होगा, कौन उसका खर्चा उठाएगा कि भाई ये ट्रक में आप लोड करोगे, सामान आएगा इतनी दूर तक तो खर्चा होगा ना, तो उसका खर्चा कौन उठाएगा। इस पर लड़ाई होती है इनकी। और उसमें जो है आफ्ताब श्रद्धा का 18 मई को गला 8:30 बजे रात को गला घोट देते हैं। गला घोट कर उसको मार डालता है हाथों से, अपने बेर हैंड से। अब जब वो मर जाती है, इनका काम तो, इनकी तो प्लानिंग ही थी यही करने की, तो फिर उसके बाद वो क्या करता है, वो उस बॉडी को लेके जाता है बाथरूम में और वहां छोड़ देता है। सोचता है आज इसका कुछ ना कर सकूंगा। जोमैटो करके एक ऐप है, उसमें खाना मंगाता है, आराम से खाना खाता है और सो जाता है। दूसरी सुबह वो काम शुरू करता है। दूसरी सुबह वो मार्केट जाता है, आरी चक्कू ये सब लाता है, बड़ी शाप, पॉलिथीन बैग्स खरीदता है, सफाई की चीजें खरीदता है घर में, एक 300 लीटर का फ्रिज खरीदता है। और फिर घर आता है और दोपहर के बाद जो बाथरूम में बॉडी पड़ी थी उसके टुकड़े करना शुरू करता है। टुकड़े करते करते जब थक जाता है तो रात होती है, फिर सोता है, जोमैटो पे फिर खाना खाता है और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ये काम शुरू करता है। जो टुकड़े वो काट चुका था उसको वो रख देता है फ्रीजर में, और जो बाकी की बॉडी थी उसको टुकड़े, कुछ तो पार्ट्स, मतलब बहुत बड़े बड़े पार्ट्स थे लेकिन जो भी थे उनको फ्रिज में रख देता है जिससे बदबू ना आए। खूब सारे रूम फ्रेशनर भी खरीदता है जिससे कि किसी को आसपास खबर ना पड़े। फिर उसका 3 दिन तक लगातार यही कार्यक्रम चलता रहा। वो बॉडी के छोटे टुकड़े करता, पैकेट्स में भरता और उनको फ्रीजर में रखता। जो फ्रीजर में पहले थे उनको नीचे करता, जिससे, क्योंकि भाई जब फ्रोजन चीज होती है तो वो प्रिजर्व रहती है ना, तो फ्रोजन जो हो गए हैं उनको नीचे किया, जो नीचे हैं उनको ऊपर, जिससे वो फ्रोजन हो जाए। ये रोटेशन वो करता रहता। ये कार्यक्रम उसका चलता रहा। जब सारे टुकड़े हो गए तो 18 को मर्डर करता है, तो 19 की सुबह, वो 19 की दोपहर से वो काटना शुरू करता है बॉडी को, राइट। तो 19, 20 और 21 तक उनका कटाई का कार्यक्रम, फ्रिज में ऊपर नीचे करना, ये सब चालू रहता है। 21 से वो शुरू करता है बाहर निकलना, और वो पैकेट्स ले लेके, और वो अपना टहलते टूलते गया। पहले दिन जाके अपना महरौली के जंगल में पैकेट्स फेंकता रहा, अलग अलग जगह पैकेट्स फेंक दिए, कुछ लेक में डाल दिए, ऐसे करके वो घर वापस आ गया। फिर उसने देखा कि कोई खास कुछ, कहीं कोई मूवमेंट नहीं है, कोई कुछ पूछता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो ये काम धीरे धीरे करता रहता। इधर उधर जाना आना उसका अपना चलता रहा। और ये जो बॉडी का पार्ट्स का फेंकने का कार्यक्रम था, ये चलता है करीब 6 जून तक। अब इस बीच सबको पता था कि श्रद्धा जो थी सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव, तो इसको ऐसा लगा कि अगर सोशल मीडिया में सन्नाटा हो जाएगा तो फटाफट पकड़ा जाएगा। तो उसने क्या किया, श्रद्धा के नाम से सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया। जो अगर कोई सवाल पूछे, इंस्टा पे कोई मैसेज आए तो उसका जवाब दे दे। तो लोगों को शक नहीं हुआ। जून बीत गया। जुलाई के बाद जब उसको लगा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, शायद वो रिलैक्स हो गया, उसने जुलाई के बाद ये जो मैसेजेस हैं करना, आंसर करना बंद कर दिया, और लोगों को ये बता दिया कि भाई श्रद्धा जो है वो तो किसी और के साथ भाग गई, वो बस अपना फोन लेके गई है और बाकी सब चीजें यहीं छोड़ गई है। अब जो श्रद्धा के दोस्त थे वो उसको कोशिश कर रहे थे बार बार कांटेक्ट करने की, कांटेक्ट कर ही नहीं पा रहे थे। जब थोड़ा वक्त बीता, जुलाई बीत गया, अगस्त बीत गया, तो उसके एक दोस्त को कुछ अजीब लगा, तो उसने श्रद्धा के भाई को कांटेक्ट किया, ये बताने के लिए और पूछने के लिए कि भाई श्रद्धा से मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्या खबर है, श्रद्धा कहाँ है। तो भाई ने कहा नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है। तो भाई ने ये चीज रेज करी कंसर्न अपने फादर के साथ कि भाई श्रद्धा का पता नहीं चल रहा 2 महीने से। अच्छा, फादर जो सोशल मीडिया से श्रद्धा का अपडेट लेते थे वो भी कुछ बंद ही था, तो उनको भी लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, तो उन्होंने एक कंप्लेन लॉन्च कर दी। सितंबर में पुलिस के पास जाके कंप्लेन लॉन्च कर दी, मुंबई पुलिस। अच्छा, उन लोगों ने आफ्ताब को पकड़ा। आफ्ताब ने यही कहानी बता दी कि भाई वो तो निकल गई है अपना किसी और के साथ, मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कहाँ है। पुलिस ने इस बात को मान लिया और कहानी खत्म कर दी। अगर ये जो सितंबर में कंप्लेन करी थी पुलिस को, उस वक्त अगर ये कंसर्न रेज हो जाता दिल्ली पुलिस के साथ, तो शायद वहीं केस उसी वक्त सलट जाता, लेकिन और नवंबर तक ना खिंचता। लेकिन नवंबर को
नवंबर में ये बात दिल्ली पुलिस तक पहुंची और दिल्ली पुलिस ने छानबीन शुरू करी आफ्ताब को लेकर और इस बारे में कि भाई क्या है कैसा है। और 9 नवंबर को आफ्ताब को गिरफ्त में ले लिया गया और 9 ही नवंबर को आफ्ताब ने फटाफट कन्फेस भी कर दिया कि भाई मैंने ही श्रद्धा को मारा है और बता दिया कैसे मारा है, पूरी कहानी कन्फेस कर दिया। अभी आफ्ताब का ऐसा था कि वो एक डायरी रखता था जिसमें उसने सब ये डिटेल लिखे थे कि भाई उसने कितने टुकड़े कब किए और कहाँ कहाँ फेंके। तो उस डायरी भी, पुलिस को डायरी भी बरामद हुई जिसकी वजह से उनको ये मदद मिली और काफ़ी टुकड़े श्रद्धा के मिल गए। अभी भी बाकी की खोज जारी है और ये कि मोटिव क्या था आफ्ताब का और इस सब की अभी भी इंटरोगेशन चल रहा है। उनका मार तरह तरह से टेस्ट चल रहे हैं। कहते हैं आफ्ताब के इंस्टा में रिलीजन में हिंदू मुस्लिम नहीं लिखा, ह्यूमैनिटी लिखा है। ये ह्यूमैनिटी कब राक्षस बन जाती है पता नहीं चलता नहीं। तो श्रद्धा इस तरह से चली गई। किसी ने सोचा नहीं था कि 2020 की बात 2022 में सत्य होगी। तो इस मर्डर केस से मुझे क्या लगता है और मुझे क्या समझ में आया, पहला तो यही कि बच्चों को जो करना होता है वो तो वो करते ही हैं, स्पेशली जब वो अडल्ट हो जाते हैं। क्योंकि जब श्रद्धा का कार्यक्रम शुरू हुआ था या एक कॉल सेंटर में तो वो 25 की थी और आफ्ताब जो थे 28 के थे, 28 के थे शायद। तो अडल्ट हैं वो लोग, है ना। तो अगर वो घर से निकल के कुछ काम करना चाहते हैं या कुछ भी वो डिसाइड करते हैं तो पेरेंट्स के पास कोई तरीका नहीं है उसको ऑब्जेक्ट करने का। तो फिर दूसरा तरीका क्या है बच्चों को सुरक्षित रखने का, कि आप बच्चों के साथ खड़े रहें, उनके गलत सही जो भी फैसले हों उसमें साथ खड़े रहें। साथ खड़े होने से पता क्या होता है कि जो दूरियां हैं वो नहीं रहती, और जब ये दूरियां नहीं होती तो फिर जो भी चीज़ उनके जीवन में बीत रही है वो आपसे शेयर करते हैं और उनको एक कॉन्फिडेंस होता है कि अगर मैं कल किसी मुसीबत में पड़ी तो मेरे पेरेंट्स तो खड़े हैं मेरे साथ, जो शायद श्रद्धा के पास नहीं था। क्योंकि उसने ऐसे आदमी के साथ रहने का फैसला किया था जो उसके पेरेंट्स, और जिस तरह से रहने का फैसला किया था उसके पेरेंट्स अप्रूव नहीं करते थे उसको। तो उसके पास ये सिक्योरिटी तो नहीं थी ना कि जब वो पिटाई हो रही है उसकी घर में तो उसे ये नहीं पता था या ये वो नहीं जानती थी कि वो अगर ये घर छोड़ेगी तो क्या उसके पेरेंट्स उसको रखेंगे 2 रात के लिए। तो ये जो इनसिक्योरिटीज होती है ना वो अब्यूज को बढ़ा देती है बहुत ज़्यादा, कि उस अब्यूसिव सराउंडिंग्स में या आपको अपने अब्यूज़र के साथ फिर भी रहना पड़ता है क्योंकि आपके पास सिक्योरिटी नहीं है या आपके पास वो बैकअप नहीं है। आपको नहीं पता कि आप अगर यहाँ से निकलोगे तो जाओगे कहाँ। इसलिए पेरेंट्स को बार बार करके मैं कहती हूँ, बच्चे जो बड़े हो गए हैं, जो बड़े हो गए यानी वो बच्चे नहीं रहे, लेकिन आपके लिए तो वो फिर भी बच्चे हैं ना। कल को उन्हें कुछ होगा तो तकलीफ तो हमें ही होगी, चाहे वो कोई भी चीज़ करें। तो उनके फैसलों में जो आपके पसंद के हैं वो तो उनमें तो आप दूर खड़े ही नहीं होंगे, पर जो आपकी पसंद के नहीं हैं उसमें तो खास करके उनके साथ खड़े रहें। तो फिर ये श्रद्धा जैसे जो लोग श्रद्धा जैसी लड़कियां मरेंगी नहीं, शायद बच जाएं। वैसे तो हादसे जो होने कई बार होते ही हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर श्रद्धा को सपोर्ट होता तो शायद वो अपनी माँ के पास आके रहती होती और शायद अपनी तकलीफ बताती अपनी माँ से, एटलीस्ट बताती तो उसको कुछ गाइडेंस मिलता, कोई हेल्प मिलती ना। तो प्लीज़ अपने बच्चों को अकेला ना छोड़ें इस दुनिया के जंगल में, क्योंकि ये दुनिया तो बहुत गजब है। और जिसको अकेला पाते हैं ना, आइसोलेटेड आदमी, अकेली औरत, उसको अटैक करने के लिए दुनिया के लोग आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि अकेले का मतलब ये नहीं है कि आप अकेले घर में रहते हैं। सपोर्ट सिस्टम, कि आपके पीछे कौन खड़ा है, कोई खड़ा भी है कि नहीं। ये अपने बच्चों को कभी अकेला ना छोड़ें, ये मेरी सबसे दरखास्त है और गुजारिश है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। सिया, बाय।